पार्ट 3। इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर। आइएगा, अब पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन पर आएंगे। देखिएगा, ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। और ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है ये इंडिया की है। ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो इंडिया की है। अब ये कंपनी क्या चाहती है कि यार एक प्रोजेक्ट यूएसए में लगाया जाए। प्रोजेक्ट इन यूएसए। अब बात क्या है कि अगर ये कंपनी यूएसए में प्रोजेक्ट लगाती है तो उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट है $400 मिलियन। उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है जो आप यूएस में लगाना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $400 मिलियन। अब एक्स लिमिटेड के सामने एक समस्या है फंड की प्लस रिस्क की, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी फॉरेन प्रोजेक्ट में करोगे तो आपके ऊपर रिस्क भी उतनी ही आएगी। और इंडियन कंपनी को लगता है यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की रिस्क मैं अकेला तो बियर नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं लगाना तो चाहता हूं लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट की रिस्क, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिस्क मैं अकेला बियर नहीं कर सकता। अब इसने क्या किया, आइएगा। ये एक जेड लिमिटेड है, जेज लिमिटेड, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, जो यूएस बेस्ड कंपनी है और वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो एक्स लिमिटेड ने और जे लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर कर लिया कि यार हम दोनों 50-50% के पार्टनर आ जाते हैं और हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के एक जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। तो यानी इसने और इसने मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर प्रोजेक्ट इन यूएसए करने की सोची।
दोनों के सामने ही इन्वेस्टमेंट और रिस्क को लेकर के समस्या थी। तो ये दोनों सोच रहे हैं यार क्यों ना हम रिस्क का बंटवारा कर लें, हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हमारी रिस्क भी कम हो जाएगी। तो ये जो एक्स लिमिटेड है और ये जो जे लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड इंडिया की, जे लिमिटेड यूएस की, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर काम करना चालू किया और ये बोला कि यार हम जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसमें मेरा शेयर 50% है और मेरा शेयर 50% है। हम दोनों इक्वल पार्टनर बनेंगे, 1:1 के रेशो में इस वेंचर के प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे और हम 50% के ओनर बनेंगे। नाउ X Limited wants to evaluate the project कि whether X Limited should go for the joint venture or not। काम अभी भी वही है, काम अभी भी वही है। मुझे अगर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है तो एनपीवी के बेसिस पर डिसीजन लेना है। बस अंतर केवल इतना हो गया, पहले मैं पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के डिसीजन लेता था, अब प्रोजेक्ट में मेरा शेयर 50% है, आउटफ्लो 50% रहेगा मेरा, जितने इनफ्लो जनरेट होंगे उसमें से 50% इसका, 50% मेरा। तो मुझे अब अपने हिस्से के लिए प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है। दिस विल बी कॉल्ड एज इवेल्युएशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट टेकन अंडर जॉइंट वेंचर सिचुएशन। आपने यही काम इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में किया, बट वहां पर आप पूरे प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेते थे, तो पूरे प्रोजेक्ट को लेकर उसकी एक सिंगल एनपीवी निकाल लेते थे। यहां पर इन सिचुएशन ऑफ जॉइंट वेंचर आपने कुछ पैसा लगाया और किसी दूसरी पार्टी ने कुछ पैसा लगाया, तो आपको केवल अपने हिस्से को इवेल्युएट करना है कि क्या मुझे जॉइंट वेंचर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी ये प्रोजेक्ट में सिंगल तो लगा नहीं सकता हूं, तो या तो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, रिस्क इज वेरी हाई। तो या तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं, या अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और आगे ले जाना है तो मुझे ज्वाइंट वेंचर में ही एंटर होना पड़ेगा। तो एक्स लिमिटेड वांट्स टू इवेल्युएट वेदर एक्स लिमिटेड शुड गो इन अ ज्वाइंट वेंचर फॉर दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो बस यही सिचुएशन क्या कहलाती है, ज्वाइंट वेंचर सिचुएशन कहलाती है। अच्छा, देखिए कई बार फॉरेन प्रोजेक्ट में एक समस्या और आती है, उस समस्या पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। हालांकि उसको मैं चाहे तो लेटर ऑन भी डिस्कस कर सकता हूं, यहां शायद आओ। चलिए, अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में कोई प्रोजेक्ट, पहले यहां तक की बात सबको समझ आ गई कि बेसिकली जॉइंट वेंचर में क्या करना है, मुझे मुझे अपने हिस्से की एनपीवी कैलकुलेट करनी है। इंडिविजुअली तो मैं कर ही नहीं सकता ये प्रोजेक्ट, सिंस द कॉस्ट इज टू हाई एंड द रिस्क इज टू हाई। इस वजह से मैं इंडिविजुअल बेसिस पर इन प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाऊंगा। तो पैसा तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे ही लगेगा, पैसा तो क्यूमुलेटिव बेसिस पर, यानी कुछ पैसा मैं लगाऊंगा, कुछ पैसा कोई दूसरा व्यक्ति लगाएगा। बट द सिचुएशन इज बट द सिचुएशन इज कि क्या मुझे इस जॉइंट वेंचर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मुझे इवेल्युएट करना है, मुझे इवेल्युएट करना है। हाँ जी, तो मेरी बात समझ आ रही है। तो बेसिकली जॉइंट वेंचर इस तरह के प्रोजेक्ट पर होगा,
अब जब आप एक फॉरेन प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक समस्या आती है गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। बस क्या होता है, कई बार जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। समटाइम्स समटाइम्स फॉरेन गवर्नमेंट पुट रेस्ट्रिक्शन, sometimes foreign government put restrictions on currency exchange, that is at the time of repatriation, at the time of repatriate the fund, repatriation ऑफ फंड। ये क्या होता है वो समझना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, जो एक्स लिमिटेड है उसने पैसा कहां लगाया, यूएस में, तो वो डॉलर में अर्न करेंगे, क्योंकि भैया यूएस में जब आप कोई प्रोजेक्ट लगाओगे तो प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो डॉलर में होगी। अब वो डॉलर आप इंडिया में ले जा रहे हो, वो डॉलर आप इंडिया में ले जाओगे, क्योंकि भैया आप तो अपने रुपये में कन्वर्ट करा के इंडिया में ले जाओगे। तो बाहर की कंट्री से आपके यहां पर इनफ्लो हो रहा है, उसे बोलते हैं रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड्स। यानी जब हमने कोई भी फॉरेन प्रोजेक्ट लगाया और उस फॉरेन प्रोजेक्ट की वजह से जो कैश फ्लो जनरेट हुआ, मैं उसे रिपेट्रिएट करके अपनी कंट्री में ले जा रहा हूं। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है उसे अपने साथ ले जाना। तो जो फ्लो है वो आपके इंडिया में हो रहा है, तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो उस फ्लो पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कई बार। यानी जो फ्लो ऑफ फंड जो फ्लो ऑफ फंड यूएस से इंडिया में होने वाले उस फंड के रिपेट्रिएशन पर, उस फंड के रिपेट्रिएशन पर यूएस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक, इन फॉर्म ऑफ विथ होल्डिंग टैक्स, या तो वो रेस्ट्रिक्शन विथ होल्डिंग टैक्स के फॉर्म में होता है। यानी व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ विथ होल्डिंग टैक्स, आप जितना पैसा यहां से इंडिया में ले जाओगे उस पर आपको एक नॉर्मल इनकम टैक्स के अलावा एक और टैक्स देना पड़ेगा रिपेट्रिएट अमाउंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल, यूएस के प्रोजेक्ट से आपने 500 लाख रुपए कमाए, उस पर यूएस गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी लेगी, वो तो आपने इनकम कमाई। उसके बाद चूंकि आप उस पैसे को इंडिया में ले जा रहे हो, तो इंडिया में ले जाते समय आपसे एक विद होल्डिंग टैक्स एडिशनली लिया जाता है। कई कंट्रियों में ऐसे प्रोविजंस हैं, वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि जब भी आप मनी को रिपेट्रिएट करोगे तो आपको इतना परसेंट विथ होल्डिंग टैक्स देना है। तो जितना पैसा आप इंडिया ले जाओगे, मान लो 10% की रेट है, पहले साल आपका कैश इनफ्लो आया 20 लाख का,
तो 20 लाख का 10% आपको यूएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और आप अपने पास 18 लाख ही रिपेट्रिएट करके ले जा सकते हो। तो एक रेस्ट्रिक्शन तो यूएस गवर्नमेंट या जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो इन फॉर्म ऑफ विथ होल्डिंग टैक्स लगाती है। और डू नॉट रिपेट्रिएट फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। या दूसरा रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती है कि आप जो कमा रहे हो ना 3 साल तक उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, 3 साल बाद ले जाओ। बोले आप एक काम करोगे, हमारे यहां प्रोजेक्ट लगा रहे हो, जितना आपकी कमाई होगी उसका 50% तो आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ 50% है वो अभी हमारी कंट्री में ही रहेगा 3 साल तक। आफ्टर 3 इयर्स आप उसे ले जा सकते हो, 3 साल से पहले आप उसे रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो ऐसे कुछ एक्सचेंज फॉरेन कंपनी जो है वो करेंसियों के ऊपर क्या लगा देती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। दो तरह के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, या तो आपसे एक एडिशनल टैक्स ले लिया जाएगा, पूरा पैसा आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कमाई कर रहे हो उसका 10% एडिशनली, हमेशा ध्यान रखना विद होल्डिंग टैक्सेस एडिशनल टैक्स, इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा वहां की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर क्या लगेगा, एक विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा, क्योंकि आप यहां से कमाई करके अपनी कंट्री में ले जा रहे हो, तो बाहर की कंट्री से एक आउटफ्लो होकर आपकी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है। तो इमीडिएटली फॉरेन की जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, ले जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10% का टैक्स दो फिर ले जाओ। या फिर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे एक्सचेंज कंट्रोल का, यानी वो प्रोहिबिट कर देंगे कि 50% पैसा यहीं छोड़ना पड़ेगा अभी 3 सालों तक, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड बताएंगे वो कि 3 सालों तक हमारी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में रहने दो, ताकि वो बैंकों में जमा है तो बैंक उससे कुछ तो इनकम कमा लेंगे कहीं और फाइनेंस करके, और 3 साल में आप 3 साल बाद अपना पूरा पैसा ले जा सकते हो। तो एक रेस्ट्रिक्शन ऐसा लग सकता है आपके ऊपर। ध्यान रखना ये दो रेस्ट्रिक्शन ज्वाइंट वेंचर में ही नहीं, कैपिटल बजटिंग के प्रपोजल में भी आ सकते हैं कल को, वो भी तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है, वहां भी तो मैं कैश इनफ्लो घर ले जा रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो मैं रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूं ये दोनों तरह के क्वेश्चन में पॉसिबल है, ज्वाइंट वेंचर में भी और कैपिटल बजटिंग में भी। द रूल इज, आप फॉरेन करेंसी को अपने यहां ले जा रहे हो तो वहां की जो पॉलिसीज हैं वो आपके ऊपर कई बार रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि हाँ आपको क्या करना है, टैक्स दो, एक्स्ट्रा टैक्स ले जाओ अपना पूरा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है तो क्वेश्चन में हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। या फिर हमने रेस्ट्रिक्शन टैक्स का नहीं लगाया, हमने कहा 3 साल तक 50-50% ले जाओ, या 3 साल तक 60-60% तो तुम ले जा सकते हो, अपना कन्वर्ट करा के ले जाओ, 40% तुम्हें यूएस में ही छोड़ना पड़ेगा अभी 3 साल तक या 4 साल तक, तुम्हें 40% पैसा तो यूएस में ही छोड़ना पड़ेगा। फिर जब 4th ईयर का एंड आएगा तो एक साथ तुम्हारा सारा बचा हुआ पैसा तुम ले जा सकते हो। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस कई बार लगा दिए जाते हैं फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा। तो एनपीवी निकालते समय मुझे इन रेस्ट्रिक्शंस का भी क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट की क्या निकालूंगा, एनपीवी निकालूंगा, चाहे वो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग हो और चाहे वो ज्वाइंट वेंचर की सिचुएशन हो। बताइए क्या पॉइंट पूरा ये समझ आ गया कि यहां पर मुझे ज्वाइंट वेंचर की सिचुएशन को डील कैसे करना है। अपने वाले हिस्से के लिए एनपीवी निकालूंगा नॉर्मल मैनर में, बस ध्यान रखना अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।